जय हिंद दोस्तों। 16 दिसंबर 1971 यह वही सुनहरा दिन है जब भारत ने विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान के ऊपर। इसी दिन को हम लोग विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं और यही वह दिन है जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश ऐसे देश का निर्माण हो पाया। आखिर ये भारत और पाकिस्तान के मध्य ये युद्ध हुआ क्यों? कैसे भारतीय सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था? और क्यों पाकिस्तान का हितैषी बनते आ रहा चाइना और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट युद्ध में साथ नहीं दिया? इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यह भी जानेंगे कि पीएनएस गाजी जैसे हाई प्रोफाइल सबमरीन को कैसे भारतीय नौसेना ने डुबो दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको अपने भारतीय सेनाओं पे गर्व होगा और कोई भी पाकिस्तानी आपसे आंख मिलाने की जरूरत नहीं करेगा। हाँ, एक बात और कि अगर आप भारतीय हैं और राष्ट्रवादी इंसान हैं तभी इस वीडियो को देखिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं, चाइनीज हैं या फिर देशद्रोही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा ना देखें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मन में अगर कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट नीचे करना बिल्कुल ना भूलें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जान पाए भारत और पाकिस्तान के 1971 के लड़ाई को और हमारी वीर सेना के पराक्रम को। तो आइए जानते हैं कि ये युद्ध हुआ क्यों। दरअसल जो आपको अभी पाकिस्तान दिख रहा है जो कि अभी भारत के पश्चिमी छोर पे है, उसको पहले जो था सो दो पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वो है जो अभी के समय में प्रॉपर पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है और पूर्वी पाकिस्तान वो है जो अब बांग्लादेश बन चुका है। दरअसल बात शुरू होती है दोस्तों कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग जो है तो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग को कोई वैल्यू नहीं देते थे। कहते थे तुम गधा हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम काले हो, तुमको बुद्धि नहीं है, क्या करना चाहिए इतना अकल नहीं है, छोटे हो, मतलब खेद दृष्टि से उनको देखा करते थे। तो इन शॉर्ट अगर बात कहें दोस्तों तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन 1970 में कुछ ऐसा हुआ जो पश्चिमी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत जाते हैं और जब वो इलेक्शन जीत के पश्चिमी पाकिस्तान जाते हैं प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए तो वहां के आर्मी वाले उनको शपथ नहीं लेने देते। बस फिर क्या था, मुजीबुर रहमान जो है सो वापस जो है सो पूर्वी पाकिस्तान आ गए और 7 मार्च 1971 को उन्होंने ऐलान किया कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है इसको हम लोग नया देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इसके बाद ही 25 मार्च 1971 को ही मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानी आर्मी आए और उनको पकड़ के पश्चिमी पाकिस्तान ले गए और वहां के जेल में उनको रख दिए। इसके बाद क्या था दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान वाले और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में मुक्ति वाहिनी फौज का निर्माण किया गया। पश्चिमी पाकिस्तान वाले दोस्तों इतने क्रूर थे कि पूर्वी पाकिस्तान के 35 लाख से ज्यादा लोगों को कटवा दिया और मरवा दिया। 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया। दोस्तों अपने ही देश के महिलाओं के साथ इतनी क्रूरता और बर्बरता आज तक किसी देश ने नहीं की थी। सोचिए दोस्तों ऐसा बर्बरता किया गया था। इसी घटना के कारण करीब 10 से 12 लाख लोग भाग के भारत आ गए और जब भारत आ गए शरण लेने के लिए इंदिरा गांधी जानती थी कि ये लोग तभी जाएंगे जब पूर्वी पाकिस्तान में आतंक कम होगा और इसके लिए जरूरी था कि पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी को वहां से भगाया जाए। इंदिरा गांधी ने तुरंत आदेश फील्ड मार्शल को दिया कि भाई हम लोग युद्ध करेंगे, युद्ध कीजिए। लेकिन सर मानिक शाह ने उनको समझाया कि अभी युद्ध करना भारत के लिए सही नहीं होगा। युद्ध अभी अगर करेंगे तो अभी बरसात है सर पर और पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जो है सो बाढ़ का सिचुएशन आता है, कीचड़ कादो, मतलब आप जो है सो युद्ध लड़ने के लिए ये अनुकूल सिचुएशन नहीं है। हमारे आर्मी को जो है सो पाकिस्तानी सैनिक से ज्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। सर मानिक शाह ने यह भी बताया कि युद्ध के लिए जो है सो नवंबर दिसंबर का समय सही रहेगा। तो इतने समय में हम लोग अपने सैनिकों को भी और ज्यादा ट्रेंड कर सकेंगे वहां पे लड़ने के लिए और मुक्ति वाहिनी सेना जो
उनके लोगों को हम लोग ट्रेंड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था। वो क्या किया कि पूर्वी पाकिस्तान जो था वहां पे थोड़ा ऑफेंसिव हो गया, यानी अटैकिंग मोड में आ गया। वहां पे जो है सो सेना ज्यादा रखने लगा और पश्चिमी पाकिस्तान में जो है सो सेना कम रखने लगा और थोड़ा डिफेंसिव हो गया। तो पाकिस्तान को लगा क्या कि अरे ये तो पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ सेना को कम रखा है और ज्यादा सेना तो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ रख दिया है, यानी कि ये यहाँ पे कमजोर है। अब पाकिस्तान को कोई क्या समझाए कि भारत कितना भी कमजोर होगा तो भाई तुमसे तो मजबूत ही होगा। देखिए दोस्तों, भारत का मकसद यह नहीं था कि वो पाकिस्तान से युद्ध करे। भारत का मकसद यह था जो पूर्वी पाकिस्तान, जो हमारे भाई लोग वहां पे थे जिनके साथ जुल्म हो रहा था, उनकी रक्षा की जाए। उनके साथ ऐसा जुल्म हमारे पड़ोसी के साथ ना हो, इसके लिए प्रयास कर रहे थे। जब पाकिस्तान को पता चलता है जो पश्चिमी पाकिस्तान में बहुत ही कम सेना के साथ भारत वहां पे डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपना रही है, तो उसी वक्त 3 दिसंबर 1971 में राजस्थान में एक जगह आता है दोस्तों, लोंगेवाला। लोंगेवाला एक ऐसा जगह था दोस्तों जहां पे एक कंपनी जो है सो डिप्यूट कर रखी गई थी वहां के सिक्योरिटी के लिए, यानी कि वहां सिर्फ 120 लोग डिप्यूट किए गए थे उन सरहदों की रक्षा करने की। पाकिस्तान सोचा कि अगर हम लोग एक बार सिर्फ इस 120 लोगों को क्रॉस कर जाते हैं तो हम भारत के बहुत अंदर तक चले जाए। पाकिस्तान की तरफ से उसी वक्त एक ऑर्डर आया जिसमें एक ब्रिगेड को आगे बढ़ने के लिए कहा गया और भारत के लोंगेवाला क्षेत्र को पार करके जितना आगे बढ़ा जा सके उतना आगे बढ़ने के लिए कहा गया। लेकिन शायद पाकिस्तानियों को यह नहीं पता था कि लोंगेवाला में जो कंपनी कमांडर थे 23 पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे। ये वही चांदपुरी साहब हैं जिनका रोल सनी देओल ने बॉर्डर फिल्म में किया था। वहीं पे दूसरी तरफ भारत के हायर कमांड ने कुलदीप सिंह को कहा था कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग पोस्ट छोड़ के पीछे हट सकते हैं, क्योंकि वहां से एक ब्रिगेड आ रही है और आप लोग सिर्फ एक कंपनी है, हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन ये आखिरी डिसीजन आप पे छोड़ती है। कुलदीप सिंह तो फिर कुलदीप सिंह थे, पंजाबी थे, वो कहां पीछे हटने वाले थे। लेकिन दोस्तों सोचिए प्रैक्टिकली, ये लोग सिर्फ 120 और वो लोग 3000, ऊपर से टैंक और बुफर्स के साथ आ रहे थे। और वहीं पे हमारे भारतीय सेना के पास ना तो टैंक था कोई और ना ही कोई एंटी माइंस था उनके पास। एंटी टैंक माइंस भारत के पास जो था उसकी संख्या केवल 3 ही थी। सिचुएशन ये हो गया था कि अगर हम लोग एंटी टैंक माइंस बिछा भी देते हैं तो मैक्सिमम उनका इन्हीं टैंक को हम लोग तबाह कर पाएंगे, जबकि वो लोग जो आ रहे थे वो 40 टैंकों के साथ आ रहे हैं। वहीं पे हमारा भारतीय जवान मेजर चांदपुरी जो थे उनका काम है, उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में जब वो लोग जहां से आ रहे थे वहां के स्टार्टिंग में रियल जो है सो एंटी टैंक माइंस लगा दिए और उसके बाद माइंस के जैसा ही टिफिन को जो है सो उल्टा कर करके पूरा जो है सो एक लाइन बना दिए आगे तक। जब पाकिस्तानी सैनिक वहां पे आते हैं, पहला टैंक उस माइंस पे चढ़ता है, भ्राम ऊपर उड़ जाता है और टैंक समाप्त हो जाता है। फिर वही दूसरा टैंक आता है, वो भी उड़ जाता है। पाकिस्तानियों को लगता है भाई ये तो गड़बड़ है, यानी पूरी जगह पे एंटी टैंक माइंस तो नहीं बिछा दिए हैं ये लोग। फिर आगे थोड़ा और बढ़ता है, तीसरा भी उड़ जाता है। तब उसी वक्त पाकिस्तान के जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने आदेश दिया कि हम लोग यहीं रुकते हैं और इंजीनियर को बुलाते हैं। भारतीय सेना जानती थी कि अगर ये लोग सुबह तक हमारे पास नहीं पहुंच पाए या सुबह तक हमको क्रॉस नहीं कर पाए तो सुबह में तो भारतीय वायुसेना इन लोगों को देख ही लेगी। इंजीनियर आए और जब देखे उठा के टैंक्स देखने लगे, मतलब एंटी टैंक माइंस को, तो देखे तो ये टिफिन है, दूसरा उठा के देखे अरे ये भी टिफिन है। फिर ऐसे ही करते गए और ये काम को पूरा करते उन इंजीनियरों को लग गया 5 से 6 घंटा। और जब 5 से 6 घंटा बीता और वो अपने ब्रिगेडियर के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि भारतीय तो है आप लोगों को बेवकूफ बनाया, ये जो है सो सिर्फ 3 को एंटी टैंक माइंस था, बाकी जो है सो टिफिन लगा के रखा हुआ था। वही बस 120 आर्मी जवान जो है सो अलग अलग जगहों पे थोड़ा दूर जो है ना, मतलब डिवाइड हो गए आपस में। और वहां से जो वो लोग फायरिंग करने लगे ना, तो पाकिस्तानियों को यह नहीं लगा कि कोई एक कंपनी फायरिंग कर रहा है, बोला है लगता है गलत इंफॉर्मेशन मिल गया है। कभी भी एक
कंपनी इतना ज्यादा गोलाबारी एक साथ ही फायरिंग नहीं कर सकती है। इसका मतलब यहां पे कंपनी नहीं बल्कि पूरी की पूरी ब्रिगेड मौजूद है। अब दोस्तों बस कुछ ही समय बीता ही था और सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय वायुसेना की जबरदस्त एंट्री होती है और महज 10 मिनट के अंदर ही पूरे ब्रिगेड को निस्त नाबूद कर दिया जाता है। और ये जो राजस्थान में लोंगेवाला का जो लड़ाई था ना दोस्तों, कि एक ब्रिगेड एक कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाई, इससे पाकिस्तान का मोरल बहुत हद तक झुक चुका था। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। इसके बाद पिक्चर में आती है इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत दोस्तों शेप, साइज, सब कुछ में बहुत ही विशाल था। वो इतना विशाल था दोस्तों जो वहां से फाइटर एयरक्राफ्ट उसमें उड़ाए जाते थे। यानी उस समय के हिसाब से बहुत ही एडवांस युद्धपोत थे जो कि हमारे भारत के पास थे। वो कराची में इतने बम दागते हैं, इतने मिसाइल दागते हैं, इतने गोलीबारी करते हैं, जो कराची जो था सो लोगों का कब्रगाह बन गया। कराची पोर्ट जो था, अब पाकिस्तान की ओर से अरब सागर में उतारा गया पीएनएस गाजी को अरब सागर में उतारा गया और अरब सागर से उसको बे ऑफ बंगाल में जाना था ताकि वो वहां पे जो है सो आईएनएस विक्रांत को मार गिराए। अब क्या था कि आईएनएस विक्रांत को जो है सो भारतीय सेना ने, भारतीय नेवी ने छुपा रखा था उसकी सेफ्टी को लेकर, उसके सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आईएनएस विक्रांत को हम लोग छुपा के रख दिए थे। इस पीएनएस गाजी को अगर कोई मार सकता था तो वो था बस एक ही जहाज जो हम लोगों के पास था उस समय, युद्धपोत, जिसका नाम था आईएनएस राजपूत। लेकिन दोस्तों भाग्य हम लोगों का इतना खराब था कि आईएनएस राजपूत जो था ना सो विशाखापट्टनम में सही होने के लिए, मतलब रिपेयरिंग वर्क चल रहा था, वो प्रॉपर कंडीशन में था ही नहीं जो जा सके और उसका मुकाबला कर सके। इस समय फिर से भारतीय सेना के जो चीफ लोग रहते हैं उनका दिमाग चलता है। वहां पे जो मछुआरे लोग रहते हैं और वहां पे जितने भी आसपास के जो लोग वहां पे रहते हैं, नाव को लगा के सबको खाली करा दिया गया और बताया गया कि यहाँ पे जो है सो बहुत ही बड़ा जहाज आने वाला है, आप लोग सब हट जाइए हट जाइए। मतलब सबको हटाने लगे क्योंकि भारत जानती थी कि भारत में भी ऐसे गद्दार हैं जो वहां पे उनको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो। भारत जानबूझ के ये खबर फ्लैश करवाई कि भाई आईएनएस विक्रांत जो है सो आपको विशाखापट्टनम में। बस फिर क्या था, जैसा उम्मीद था वैसा ही हुआ। पीएनएस गाजी को पता चला जो भाई ये जो है ना सो आईएनएस विक्रांत ये विशाखापट्टनम में, वो तुरंत अपने युद्धपोत को विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ देता है। लेकिन पीएनएस गाजी को यह पता नहीं था कि आईएनएस राजपूत के रूप में उसका मौत वहां पे उसका इंतजार कर रहा है। जब भी पीएनएस गाजी के सामने आईएनएस राजपूत आता है तो पीएनएस गाजी जो है सो अटैक करता। इससे पहले ही आईएनएस राजपूत ने एक शॉट्स मारा और पीएनएस गाजी को डुबो दिया। दोस्तों ये उस समय की बहुत ही उन्नत किस्म की युद्धपोत थी जो कि आईएनएस राजपूत ने डुबो दिया था। ये पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था पीएनएस गाजी को। जब पीएनएस गाजी डूबती है तो पाकिस्तान का कमर भी टूट जाता है और अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब इस युद्ध को हम लोग नहीं जीत सकते। फिर वो लोग क्या किया, वो तुरंत जो है सो फोन लगाया अमेरिका को और अमेरिका को कहा कि आप इस युद्ध में हस्तक्षेप करें। अमेरिका यूएनओ में ये मैटर उठाता भी है कि पूर्वी पाकिस्तान पे भारतीय लोग जुल्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आखिर दोस्ती होता है दोस्तों। रशिया हमारा सच्चा दोस्त था और उसने वीटो पावर लगा दिया। ये सिर्फ 5 ही देशों को मिला हुआ है और जब भी वीटो पावर लग जाता है दोस्तों तो फिर वो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। इसके बाद फिर क्या था, अमेरिका जो है तो अपने युद्ध का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी नेवी का 7 बेरा जो उनके पास मौजूद था, इसकी ये खासियत थी दोस्तों कि वो कभी अकेले नहीं रहती थी, 7 एक साथ रहता था। उसको भेजा अमेरिका ने कि जाओ जाके आईएनएस विक्रांत को मार के आओ। आईएनएस विक्रांत जो था सो वेल डेवलप्ड तो था, बड़ा तो था, लेकिन अमेरिका का 7 बेरा जो था वो ज्यादा एडवांस था। अब जो है सो इंदिरा गांधी की सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी थी इस समय तक। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ता है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों को याद आया कि अरे हम लोगों का तो एक दोस्त है ही ना, रशिया को हम लोग लगाए और रशिया ने बोला आप फिक्र मत कीजिए हम आ रहे हैं।
40 बेरों के साथ रशिया जो है सो युद्ध में कूद पड़ा। और हुआ ऐसा दोस्तों कि वो जो है सो सबमरीन को जो है सो ऊपर उठा के रख दिया और 40 जो है सो एक लाइन से दिखने लगे। जो 40 बेरे जो थे रशिया के वो एक साथ दिखने लगे। उस समय दोस्तों ऐसा विकराल मंजर बन गया था जो कोई भी देख के उसको डर सकता था। ऊपर से रशिया ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अगर किसी भी तरीके से कोई इंडिया पे आक्रमण करता है तो ये आक्रमण इंडिया पे नहीं बल्कि रशिया पे समझा जाएगा। उनका ईगल बेड़ा आ रहा था भारत के विक्रांत को मारने के लिए, लेकिन जब ही उन्होंने सुना कि रशिया भी इस युद्ध में कूद पड़ी है तो फिर वो वापस लौटने लगे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इट्स टू लेट, यानी कि उनको लगने लगा भाई साहब कि ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और रशिया अमेरिका के 7 पोतों का तब तक पीछा करती रही जब तक अमेरिका अपने पोतों को युद्ध सीमा से बाहर न ले जाए। फिर आया दोस्तों वह सुनहरा दिन, हमारा विजय दिवस 16 दिसंबर 1971। जी हां दोस्तों, ये वही दिन था जिस दिन पाकिस्तान के 93,000 सेना ने भारतीय सेनाओं के सामने घुटने टेक दिए और उसी समय यह समझौता हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान जो देश है उसको एक नए देश की मान्यता दी जाएगी और जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। और इसी युद्ध के संधि के तहत मुजबिर रहमान जो पश्चिमी पाकिस्तान में कैद थे उनको भी छोड़ दिया गया। तो ये था दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध का डिटेल एनालिसिस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों उसको लाइक करें। लाइक करने से होता है दोस्तों कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।